नमस्कार स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आप सबका एक बार फिर से स्वागत है बायजूस एग्जाम प्रेप आईएएस हिंदी के इस यूट्यूब चैनल पर। आज है 11 अक्टूबर 2022। आज हम लोग देखेंगे कि हमारे द हिंदू के समाचार पत्र में कौन कौन सी घटनाएं ऐसी हैं जो हमारी परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट हैं। सत्र को शुरू करने से पहले आप सबके लिए एक महत्वपूर्ण सूचना। जैसा कि आपको पता है, आपके लिए साप्ताहिक अंतर्राष्ट्रीय संबंध की जो सीरीज हमारे द्वारा चलाई जाती है, उसका अगला सत्र कल यानी कि 12 अक्टूबर को रात्रि 8 बजे इसी YouTube चैनल पर लाइव प्रसारित होगा। तो इस क्लास को देखना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए अब अपने सत्र को शुरू करते हैं। सबसे पहला आर्टिकल जो आएगा वो प्रश्न संख्या 8 पे मिलेगा। इसको आप सेकंड पेपर में यानी कि अंतरराष्ट्रीय संबंध से जोड़ के आप देख सकते हैं। बहुत ध्यान से और इत्मीनान से, सहज भाव से बैठ के पूरा वीडियो देखिएगा। एक एक आर्टिकल आपको बहुत आसान शब्दों में बता दूंगा। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स आज के सेशन में आए हैं। देखिए, ये वाला जो आर्टिकल है, आपने न्यूज इसके बारे में देख ली होगी, किस तरीके से जो रशिया है उसने यूक्रेन पे कई सारी मिसाइल से अटैक किया। इस आर्टिकल में बेसिकली थोड़ी सी स्टोरी बताई गई है कि जो पिछले 7 से 8 महीने का घटनाक्रम चलता आया है, उसमें रशिया ने, यहां पर देखिए लिखा हुआ है कि इंटरनेशनल लॉ जो होता है, यहां पर इंटरनेशनल लॉ से क्या मतलब है, यह मतलब है यूएन के चार्टर से। यूएन चार्टर में कुछ आर्टिकल्स दे रखे हैं, प्लस इसके अलावा हेग कन्वेंशन की बात होगी यहां पर। तो इस कन्वेंशन में ये दो, यूएन चार्टर और हेग कन्वेंशन, इन दोनों में इन आर्टिकल्स का वायलेशन लगातार रशिया जो है वो करता आ रहा है। उसके बारे में यहां पर राइटर बताते हैं। तो यहां पर कुछ आर्टिकल्स के बारे में नॉलेज दे रखी है, कुछ फैक्चुअल नॉलेज है। ये आप अपने ना मुख्य परीक्षा में कोट कर सकते हैं, प्लस प्रारंभिक परीक्षा में भी इसके चांसेस हैं पूछने के। दूसरा, यहां पर यह आर्टिकल ज्योग्राफी की दृष्टि से इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ज्योग्राफी में हमारा मैपिंग, तो कुछ लोकेशंस आपके लिए जानना बहुत जरूरी है, तो उनको भी हम लोग कवर करते चलेंगे। देखिए हुआ क्या, जो ये वाला आर्टिकल है बेसिकली, अब चूंकि हाल ही में जो घटनाक्रम हुआ है हम लोग उसी को पढ़ेंगे। तो हाल ही में घटनाक्रम क्या हुआ, तो वो मैप की दृष्टि से समझते हैं। देखिए, इस मैप में आप देख पा रहे हो, ये आपको क्रीमिया का मैप दिख रहा है, ठीक है, जो अब रूस का हिस्सा है। ये रशिया की टेरिटरी है जो व्हाइट कलर से आप देख रहे हो। और यहां पर इसको ध्यान से देखिएगा, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, क्रीमियन ब्रिज या फिर क्रेच ब्रिज के नाम से भी इसको जानते हैं। अब क्रीमिया के जस्ट ऊपर आप देखोगे, ये आपको यूक्रेन मिलेगा। तो यूक्रेन जो है वो स्थल मंडल की अगर बात करें तो वो क्रीमिया से कनेक्ट होता है, परंतु जो रशिया है, ठीक है, वो क्रीमिया से स्थल मंडल के थ्रू कनेक्ट नहीं होता, वो जल मंडल के थ्रू कनेक्ट होता है, ठीक है। यहां पर आप देखोगे तो ये आपको, यहां पर आपको मिलेगा एजोव सी और यहां पर आपको मिलेगा ब्लैक सी, ठीक है। तो ध्यान से देखो, रशिया और क्रीमिया, इन दोनों को यहां पर जो ये क्रीमियन ब्रिज है, अगर ये यहां पर नहीं होगा तो देखिए अजोव सी से कहां पर आ सकते हैं हम लोग, ब्लैक सी पे। तो रशिया को अपनी कनेक्टिविटी कहां पे बढ़ानी है, क्रीमिया में बढ़ानी है। जाहिर सी बात है, यूक्रेन जो है उसका, उसकी तरह से सोचे तो उसको, वो कभी नहीं चाहेगा कि जो रूस है उसका यहां पर यानी कि क्रीमिया के अंदर 1% भी इंटरफेयर हो। परंतु रशिया ने क्या करा, 2014 के बाद से क्रीमिया पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया और अपने संविधान बोल लीजिए या ऑफिशियल तौर पे क्रीमिया को रूस का हिस्सा बना दिया। अच्छा, रूस की दृष्टि से देखें और भौगोलिक दृष्टि से भी अगर आप देखो, अगर रूस की पहुंच क्रीमिया में होती है, इसकी कनेक्टिविटी क्रीमिया में हो जाती है, वैसे तो क्रीमिया रूस का ही हिस्सा ही है, मैं यहां पर कनेक्टिविटी की बात कर रहा हूं। अगर क्रीमिया में इसकी कनेक्टिविटी हो जाती है तो देखिए, इसको एक तो रूस यहां से यूक्रेन पे अटैक कर रहा है, दूसरा आप देखो तो नीचे से भी यूक्रेन को वो घेर सकता है, यानी कि दो तरफ से वो यूक्रेन के ऊपर अटैक कर सकता है, जो कि यूक्रेन कभी नहीं चाहेगा। अब रूस ने क्या किया कि अपनी कनेक्टिविटी क्रीमिया पे बढ़ाने के लिए उसने एक ब्रिज का निर्माण किया, उसी को हम लोग क्रीमियन ब्रिज के नाम से जानते हैं। इस ब्रिज की अगर मैं लागत की बात बताऊं आपको तो 3.7 लगभग इतना बिलियन यूएस डॉलर की कीमत पर इसने रशिया को क्रीमिया से कनेक्ट करने के लिए एक ब्रिज बनाया। इस ब्रिज की खास बात यह थी कि इसमें रेलवे की बात करें और दूसरा बात करते हैं रोड की, तो दोनों तरीकों से यहां पर कनेक्टिविटी थी रशिया और क्रीमिया के बीच में। चाहे वो हथियारों की सप्लाई हो या क्रीमिया के लिए खाद्यान्न की सप्लाई हो, अन्य किसी संसाधन की सप्लाई हो, तो रेलवे के माध्यम से भी और रोड के माध्यम से भी यहां पर पॉसिबल था कि एक जगह से दूसरी जगह आसानी से जा सकता था। बट हाल ही में आपने सुना क्या कि यहां पर यूक्रेन ने क्या किया, एक बस के माध्यम से या ट्रक कह लीजिए, इसके माध्यम से इस ब्रिज का एक हिस्सा उड़ा दिया।
कहने का मतलब है इसमें रेलवे भी है और रोड भी है। अब यूक्रेन ने क्या किया, इसी पुल के एक हिस्से को नष्ट कर दिया। दूसरा, इन्होंने ऑफिशियली तौर पे इसकी जिम्मेदारी भी ली। यहां पर ही ये नहीं रुकते हैं, इसके बाद भी आपने देखा होगा कि यहां के जो नागरिक हैं यूक्रेनियन, वो इस चीज को सेलिब्रेट भी करते पाए गए कि किस तरीके से वो इस चीज का खुशी मना रहे थे कि हमने इस ब्रिज को क्या कर दिया, ब्रेक डाउन कर दिया। अब देखिए, आपको पता होना चाहिए 3.7 बिलियन यूएस डॉलर। दूसरा, क्रीमिया जो कि रूस का हिस्सा। तीसरा, अगर यहां तक इसकी पहुंच बनती है रूस की, तो वो यूक्रेन को यहां से भी घेर सकता है। इतने सारे कारणों के होने पर रूस का अब यहां पे क्या रिएक्शन रहेगा? जाहिर सी बात है, रूस चाहेगा कि अब इस चीज का बदला लिया जाए। और दूसरा, जो यहां पर ये यूक्रेन जो है जिस तरीके का उपहास उड़ा था, इन्होंने अपनी डाक टिकट एक बनाई, उसमें इस ब्रिज को आग लगते हुए दिखाया। तो यानी कि कहीं ना कहीं एक तरह से ये हंसी उड़ाने की प्रयास कर रहे थे रशिया का। अब रशिया इस चीज में चुप तो नहीं बैठने वाला था, तो उसी के अगेंस्ट में रशिया ने सबसे पहला काम यह किया कि देखिए, अब इस पूरे घटनाक्रम को आपको समझ में आ गया होगा क्या हुआ। यहां पर अटैक हुआ एक ट्रक के माध्यम से। ट्रक के माध्यम से जब अटैक हुआ है, यानी कि यहां पर यूक्रेन ने डायरेक्टली कोई मिसाइल नहीं मारी, यूक्रेन की सेना ने कोई विस्फोट नहीं कराया, ट्रक के माध्यम से हमला कराया, तो इसको रूस ने क्या संज्ञा दी कि ये क्या है, ये एक आतंकवादी अटैक है। आतंकवादी अटैक किस पर है? ये रूस पर है। क्यों? क्योंकि ये पूरा रीजन जो है वो रूस किसको मानता है? अपना हिस्सा मानता है। तो जब रूस के ऊपर आतंकवादी हमला होगा या विश्व में किसी की देश के ऊपर आतंकवादी हमला होगा, तो उस देश को पूरी तरीके से उसकी संप्रभुता होती है कि भाई अपने भौगोलिक क्षेत्र की, अपने नागरिकों की रक्षा करना उसका कर्तव्य होता है। इसी के रिस्पॉन्स में रशिया ने क्या करा, यूक्रेन के बहुत सारे प्लेसेस में मिसाइल्स के द्वारा अटैक किया गया। हालांकि इनका जो मेन फोकस था वो कीव थी, जो राजधानी थी इनकी, बट इन्होंने बहुत सारे, ऐसा बोला जाता है कि 70+ मिसाइल्स यहां पर फायर करी हैं यूक्रेन के ऊपर, और यूक्रेन में अगर बात करी जाए उसके इंफ्रास्ट्रक्चर को, वहां के लोगों को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाया। अब चूंकि इस चीज की स्टार्टिंग यूक्रेन ने करी थी और इसको रशिया ने आतंकवाद का एक रूप दिया और उसको एक बहाना मिल गया यहां पर अटैक करने का। यह तो थी यहां पर स्टोरी। अब देखिए, इस आर्टिकल में जो राइटर यहां पर कहना चाह रहे हैं, तो यहां पर बात होती, जैसे मैंने आपको बताया, यूएन चार्टर की और हेग कन्वेंशन की। अब देखिए, थोड़ा सा एकदम स्टार्टिंग में चलते हैं। जब ये युद्ध शुरू हो रहा था, तो आपको पता होगा कि रूस यूक्रेन युद्ध में रूस ने क्या करा था, यूक्रेन का एक क्षेत्र था पोपासना के नाम से, हो सकता है इसका उच्चारण कुछ और हो, यहां पर आपको पता होना चाहिए। इस क्षेत्र में रशिया ने क्या करा था, फॉस्फोरस जो रसायन है उससे हमला करा था, और जबकि यह रसायन जेनेवा कन्वेंशन के थ्रू क्या है, बैन है। तो यहां पर बात हो रही थी कि जो रूस के राष्ट्रपति पुतिन है, इनको क्या घोषित करा जाए, इनके ऊपर केस चलाया जाए और वॉर क्राइम जो होता है, युद्ध अपराधी, वो इनको यहां पर बोला जाए। बट चूंकि यहां पर इस विषय पे कुछ हुआ नहीं, तो यहां से शुरुआत होती है कि किस तरीके से जेनेवा कन्वेंशन में जो इंटरनेशनल लॉज दे रखे हैं कि आप ये सब रासायनिक हथियारों का उपयोग नहीं करेंगे, वहां से रूस ने अपनी इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को इग्नोर करना शुरू कर दिया। अब चूंकि जो ये घटनाक्रम पिछले 7-8 महीनों से चला आ रहा है, इसमें यह हो रहा है कि भाई अब यहां पर जो नए आर्टिकल सामने आए हैं वो यूएन चार्टर के हैं, कि यूएन चार्टर में आप यूनाइटेड नेशंस के मेंबर हो, आप परमानेंट मेंबर में आते हैं सिक्योरिटी काउंसिल के, उसके बाद भी आप यूएन चार्टर को एक्सेप्ट नहीं करते। आप यूक्रेन में जिस तरीके के हमले करते हैं और वहां पर जो नागरिक हैं उनको भी उस चीज का हानि उठानी पड़ती है। तो यहां पर राइटर्स कुछ आर्टिकल्स के बारे में डिस्कस करते हैं, उसके बारे में हमें जानना बहुत जरूरी है। देखिए, सबसे पहले यहां पर बताया गया कि 4 प्रदेश थे। कौन कौन से 4 प्रदेश? देखिए, सबसे पहला लुहांस्क, डोनेस्क, खेरसान और यहीं पर ज़ैपोरिजिया। इन 4 प्रदेशों पर क्या करा, रूस ने अटैक किया और रूस ने इन पे क्या कर लिया, कब्जा कर लिया। यूक्रेन का भौगोलिक क्षेत्र है, परंतु उस पे कब्जा किसका हो गया है, रूस का कब्जा हो गया। अब रूस ने यहां पर यह बोल दिया कि हमने यहां पर रेफरेंडम कराया है और ये लोग जो हैं वो रसिया के साथ रहना चाहते हैं, तो अब ये रशिया का पार्ट हो जाएगा। अब यूक्रेन से उसने ये भी कहा कि अब अगर आपने इस पे भी घुसपैठ करने की कोशिश करी, तो चूंकि रशिया का ये पार्ट है, तो अब
हमारे देश में अगर कोई घुसपैठ करेगा या कोई भी अटैक करने की कोशिश करेगा तो हम फिर उसका पूरी ताकत के साथ जवाब देंगे, क्योंकि आप हमारे भौगोलिक क्षेत्र में अटैक कर रहे हैं। तो इस आर्टिकल की शुरुआत यहीं से होती है कि यहां पर जो लिखा हुआ था कि इन 4 प्रदेशों में जो कब्जा करा गया है ना, यही पूरी तरीके से इलीगल है। अब यहां पर इलीगल शब्द का यूज क्यों करा गया? देखिए, इलीगल की जगह ना यहां पर एक शब्द आया है, उसको मैं बताता हूं आपको। वो शब्द यूज हुआ है बेलीगरेंट ऑक्यूपेशन। बेलीगरेंट ऑक्यूपेशन का मतलब क्या होता है, यह समझना आपके लिए बहुत जरूरी है। देखिए, यहां पर राइटर कहते हैं कि इन चारों प्रदेशों का जो आधिपत्य रूस ने अपने हाथ में लिया है, उसको बेलीगरेंट ऑक्यूपेशन कहेंगे। इसका मतलब यह होता है कि भाई यहां पर बहुत एक फोर्सफुली तरीके से, एक आक्रामक तरीके से क्या कर दिया गया है, कब्जा कर लिया गया है। कोई भी दूसरा देश किसी दूसरे देश की टेरिटरी को, यानी कि वो टेरिटरी किसके लिए होगी, मान लीजिए एक्स की बात करें, तो एक्स क्या कर रहा है, वाई के कुछ भौगोलिक क्षेत्र पर, यानी कि वो तो उसके लिए विदेशी क्षेत्र है, उस विदेशी क्षेत्र पर टेम्परेरी रूप से क्या कर रहा है, कब्जा कर रहा है। तो इसी को संज्ञा क्या दी जा रही है, बेलीग्रेंट ऑक्यूपेशन। अब ये जो बेलीग्रेंट ऑक्यूपेशन है ना, ये शब्द सबसे पहले कहां पर डिफाइन करा गया था? ये डिफाइन करा गया था हेग कन्वेंशन पे। हेग कन्वेंशन कौन सा? यहां पर जिस हेग कन्वेंशन की बात हो रही है, वो हेग कन्वेंशन है 1899 का, बहुत पुराना हेग कन्वेंशन है, ठीक है। उस टाइम पे रूस के अंदर जो रूलर थे वो थे जार निकोलस सेकेंड। तो इन्हीं के लीडरशिप में इस कन्वेंशन को बनाया गया था। और इसी कन्वेंशन में मैं आपको दिखाता हूं, ये देखिए, ये हेग कन्वेंशन 1889 का था। इसके अंदर एक आर्टिकल था, उस आर्टिकल का मेंशन इस द हिंदू के आर्टिकल में करा गया है, वो है आर्टिकल 43 देखिए आर्टिकल 43 क्या कहता है? 43 ये कहता है, जैसे रूस के एग्जांपल से ही मैं बताता हूं, कि कोई भी देश, जैसे रूस ने क्या करा, यूक्रेन के इन 4 क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया। तो अब अगर अथॉरिटी की बात करें, अथॉरिटी का मतलब है कि प्राधिकार किसके पास आ गया है, रूस के पास आ गया है, ठीक है, क्योंकि ये चारों एरिया में, उन चारों भौगोलिक क्षेत्र में कब्जा किसका हो गया है, रूस का हो गया है। तो अब क्या करना चाहिए ऐसे केसेस में? ये आर्टिकल 3 बताता है कि रूस क्या करेगा ना, यही जो 4 क्षेत्र हैं जिस पे इसने कब्जा किया है, तो सबसे पहले इसका काम होना चाहिए कि इसके अंदर जो लॉ एंड ऑर्डर है, लॉ एंड ऑर्डर का मतलब है जो नियम कानून है, ठीक है, उसको बना के रखे। प्लस यहां के जो नागरिक हैं उनकी सुरक्षा का दायित्व किसके ऊपर आ जाता है, रूस के ऊपर। दूसरा, यहां पर यह कहते हैं राइटर कि रूस जो है वो क्या करे ना, उसको यहां पर उसको अधिकार तो मिल गया है, ठीक है, परंतु संप्रभुता नहीं मिली है। संप्रभुता का मतलब है सोवरेनिटी नहीं मिली है। ये जो संप्रभुता है ये अभी भी किसके पास है, यूक्रेन के पास। तो रूस जो है वो अपने अधिकार तो इस क्षेत्र के ऊपर रख सकता है, परंतु संप्रभुता नहीं रख सकता। संप्रभुता का मतलब है इन क्षेत्रों के लिए नियम कानून बनाना, इन क्षेत्रों के लिए दूसरे देश जो हैं वो इन क्षेत्रों के साथ कैसा संबंध रखेंगे, ये सारा क्षेत्राधिकार रूस के अंडर में नहीं आया है। ये तभी आ सकता है जब यूक्रेन अपनी स्वेच्छा से इन चारों क्षेत्रों की संप्रभुता किसको दे देगा, रूस को दे देगा। तो यह कहता है आर्टिकल 43 हेग कन्वेंशन का कि रूस को यहां पर लॉ एंड ऑर्डर और इन नागरिकों की सुरक्षा जो है इसका पूरी तरीके से सम्मान करना चाहिए। अब देखिए, जो यूएन चार्टर है ना, तो यूएन चार्टर में एक, सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूं, यूएन चार्टर भी आपको इसी आर्टिकल में समझ में आ जाना चाहिए। इसको आप मुख्य उत्तर परीक्षा में कोट कर सकते हैं। देखिए, यूएन चार्टर की ये प्रियम्बल है। प्रियम्बल का मतलब जैसे हमारी प्रस्तावना होती है, तो ऐसे ही उनकी प्रस्तावना है। तो यहां पर साफ साफ क्या लिखा हुआ है, हमें क्या करना है, जो आने वाली जनरेशन है ना उसे युद्ध से बचाना है। अब यहां पर ट्वाइस शब्द का मतलब क्या है कि आपको पता है वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2, दो इतने भयावह जो युद्ध हैं ये पूरी मानव जाति देख चुकी है। तो अब ऐसा कोई भी घटना ना हो, उससे क्या करना है, हमें अपने आने वाली जनरेशन को बचाना है, ठीक है। जो मानव अधिकार होते हैं, जो उनकी गरिमा होती है, हमें उसको बचाना है। इक्वल राइट्स ऑफ मेन एंड वुमेन, ये बात करती है इसकी प्रियम्बल। हमें रहना कैसे है, शांति के साथ, एक दूसरे के साथ रहना है। हमें हमारे जो पड़ोसी हैं उनके साथ भी हमें अच्छे संबंध बनाने हैं। मेंटेन इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। तो आप इतनी बात में ये समझ में आ गया होगा कि भाई यूएन चार्टर का जो सार है, जो इसका दर्शन है, वो कहता क्या है। जाहिर सी बात है, दो देशों के बीच में कभी युद्ध ना हो, कभी उनके बीच में कोई एग्रेशन तक ना हो, वो आपस में बैठ के बातचीत से हर मुद्दे को सॉल्व करें, ठीक है। अब यहां पर सबसे पहले जो इस आर्टिकल में जिक्र होता है कि आर्टिकल 1,
पुतिन के ऊपर कहा जाता है कि देखिए इन्होंने यूएन के चार्टर आर्टिकल 1 का भी वॉयलेशन करा, जैसे इन्होंने 43 हेग कन्वेंशन के आर्टिकल का वॉयलेशन करा, ऐसे ही 1 का वॉयलेशन करा। आर्टिकल 1, अब देखिए सबसे पहला आर्टिकल क्या कहता है कि मेंटेन इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, ठीक है। तो यानी कि ये जो मेंटेन करना है, शांति और सुरक्षा की बात करनी है, तो उसको नहीं मेंटेन करा गया। जो डेवलप फ्रेंडली रिलेशंस की बात होती है उसमें काम नहीं करा गया। इंटरनेशनल कोऑपरेशन की बात होती है, चाहे भारत की तरफ से कोऑपरेशन की बात हुई, भारत ने अपनी तरफ से मध्यस्थता की बात करी थी, परंतु किसी भी देश ने उसको नहीं स्वीकार करा। यूएसए ने बात करी थी तो उसको भी किसी देश ने एक्सेप्ट नहीं करा। तो जो आर्टिकल 1 है उसका भी यहां पर उल्लंघन हुआ। दूसरा, आर्टिकल 2 का भी यहां पर उल्लंघन हुआ। क्यों? देखिए यहां पर सोवरेनिटी की बात होती है, तो सोवरेनिटी इक्वालिटी की बात करी जाती है, यानी कि हर देश जो जो भी यूएन का मेंबर है, यहां पर ऑल इट्स मेंबर की बात हो रही है, तो जो भी यूएन का मेंबर है उन सब वो सारे मेंबर्स आपस में समान है, सबकी संप्रभुता समान है। संप्रभुता का मतलब है कि किसी देश के अंदर मान लीजिए ये एक्स है, ये वाई है, तो एक्स अपनी आंतरिक और बाह्य नीतियां स्वयं डिसाइड करेगा, वाई अपनी आंतरिक और बाह्य नीतियां स्वयं डिसाइड करेगा। तो ये सोवरेनिटी की बात करता है। जबकि रूस ने क्या करा कि क्रीमिया पे कब्जा करके अब उसकी संप्रभुता को क्या कर दिया, समाप्त कर दिया। तो यहां पर आर्टिकल 2 का भी उसने वॉयलेशन किया। इसी के साथ साथ यहां पर जो रूसी राष्ट्रपति पुतिन है वो ये कहते हैं कि जो आप यूएन चार्टर की बात कर रहे हो, उसी यूएन चार्टर में जो आर्टिकल 51 है, जो ये आर्टिकल 51 है, यही क्या करता है, रूस को अधिकार देता है किस चीज का, अटैक करने का, आक्रमण करने का। किसके विरुद्ध? जो भी उनके देश पर अटैक होता है उसके विरुद्ध। तो यहां पर एक तरह से देखा जाए तो पुतिन जो है वो आर्टिकल 51 की हेल्प ले रहे हैं। अच्छा, आर्टिकल 51 में क्या लिखा हुआ है ये भी हम लोग जान लेते हैं। तो आर्टिकल 51 जो है वो ये कहता है कि कोई भी देश है, ठीक है, एक्स देश है, अगर कोई बाहरी शक्ति, बाहरी देश इस पे अटैक करता है या एग्रेशन दिखाने का प्रयास करता है या इसकी शांति को भंग करने का प्रयास करता है, तो ये देश जो है वो अपनी सुरक्षा के लिए, अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए, प्लस अपने देश की शांति बनाए रखने के लिए ये क्या कर सकता है, ये इस अटैक का जवाब दे सकता है। ठीक है, तो ये इस आर्टिकल 51 में लिखा है। तो यहां पर पुतिन कहते हैं हमने इसी आर्टिकल का जवाब दिया। पहले यूक्रेन ने हमारी शांति भंग करने की कोशिश करी, उसके बाद हमने यूक्रेन पर अटैक करा और इसके चारों पार्ट्स को अपने कब्जे में ले लिया। यहां पर राइटर कहते हैं देखिए ये बात सही नहीं है, क्योंकि पहली बार जो एग्रेशन था वो यूक्रेन की तरफ से नहीं आया था, वो रूस की तरफ से आया था। यूक्रेन की तरफ से रूस की आंतरिक सुरक्षा और उसके नागरिकों की सुरक्षा या इसकी शांति को कोई खतरा नहीं था। ये पहली बार क्या करा गया था, रूस की तरफ से था। तो आर्टिकल 51 का भी यहां पर जो पुतिन हवाला दे रहे हैं वो ठीक नहीं है। तो यहां पर इस पूरे आर्टिकल में देखिए, एक तो हेग कन्वेंशन का आर्टिकल 43 था जो मैंने आपको बताया, ये वाला आर्टिकल ध्यान रखिएगा, ठीक है। दूसरा यहां पर आर्टिकल 1 और 2 मैंने आपको बताया, यूएन के चार्टर जो इस आर्टिकल में मेंशन है, और 1 और 2 क्या बताते हैं इसका भी वॉयलेशन करा गया है। और तीसरा सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल 51 के बारे में। चलिए अगला आर्टिकल आपको प्रश्न संख्या 8 पर मिलेगा। इसको आप सामान्य अध्ययन के सेकंड और थर्ड दोनों पेपर से जोड़ सकते हैं। जहां पर हम लोग थर्ड पेपर में अर्थव्यवस्था की बात करेंगे, वहीं सेकंड पेपर में जो सरकारी नीतियां होती हैं उनकी बात करेंगे। तो दोनों पेपर का लिंक आप इस चीज से कर सकते हैं। देखिए यहां पर लिखा हुआ है कि बिल्डिंग रेजिलिएंट मिनरल सप्लाई चेन्स, यानी कि हमें क्या करना है, जो सप्लाई चेन है, सप्लाई चेन किसकी, खनिज की, उसको क्या करना है, बहुत ज्यादा रेजिलिएंट करना है। रेजिलिएंट का मतलब है सुदृढ़ करना है। कैसे सुदृढ़ हो सकता है? देखिए सप्लाई चेन्स का मतलब क्या होता है कि भाई जैसे मान लीजिए एक देश एक्स है, ठीक है, अब इसको चाहिए है क्रूड ऑयल यानी कि कच्चा तेल, और वाई से ये क्रूड ऑयल लेता है, तो ये एक चेन है, सप्लाई आती है, ठीक है। अब क्या होता है, मान लीजिए वाई का कभी जेड के साथ कोई झगड़ा हो जाता है, या फिर कोविड-19 जैसी कोई महामारी आ जाती है, किसी भी प्रकार से ये जिस मार्ग से तेल आता है उस मार्ग में कोई बाधा उत्पन्न हो जाती है, तो जो वाई से एक्स में सप्लाई हो रही है वो क्या हो जाएगी, वो बाधित हो जाएगी। तो अब एक्स में क्या होगा, क्रूड ऑयल आ नहीं पाएगा। तो अब एक्स को क्या करना चाहिए, कुछ ऐसे प्रयास करने चाहिए कि भाई अभी ये एक ही देश पर, यानी एक देश पर क्या है, कच्चे तेल के लिए निर्भरता है। तो अगर ये क्या करे, ये बी से भी कुछ क्रूड ऑयल लेता हो, ये सी से भी कुछ क्रूड ऑयल लेता हो, ये डी से भी लेता हो, तो अगर इस मार्ग में कोई बाधा उत्पन्न होती है, कहीं पे कोई युद्ध हो जाता है, कहीं पे कोई महामारी आ जाती है, तो कम से कम इसके पास इतनी सप्लाई चेन होनी चाहिए कि इसकी जो अपनी आवश्यकताएं हैं वो बाधित ना हो। इसी को बोलते हैं कि हमें क्या करना है, सप्लाई चेन को रेजिलिएंट करना है। किसी एक देश के ऊपर जो हमारी 100% निर्भरता होती है ना, वो अगर होगी तो ये उस देश के लिए अच्छा नहीं होता है, क्योंकि कभी भी कोई भी आपातकाल जैसी स्थिति आएगी और वो
चेन डिसरप्ट होती है तो उस देश के अंदर महंगाई बढ़ सकती है, उसकी अर्थव्यवस्था खतरे में आ सकती है, उसके विदेशी मुद्रा भंडार खतरे में आ सकता है, तो बहुत सारी चीजें मैटर करती हैं। तो इसीलिए यहां पर राइटर बताते हैं कि भारत को भी क्या करना चाहिए, सप्लाई चेन को क्या करना चाहिए, सुदृढ़ करना चाहिए। अच्छा, यहां पर सप्लाई चेन का जो घटक बताया जा रहा है वो है खनिज। अब ऐसा क्यों, इसके बारे में जरा देखते हैं। देखिए, रूस यूक्रेन का युद्ध हो रहा है, ठीक है। रूस यूक्रेन के युद्ध से आपने देखा कि जो क्रूड ऑयल है उसके प्राइस बढ़े, अभी भारत में कोयला संकट आया था तो कोयले के प्राइस बढ़े। इसके अलावा कोविड 19 जैसी महामारी आएगी, तो अब जैसे ही ऐसी कोई महामारी भविष्य में आती है तो उसमें क्या होगा कि एक देश से दूसरे देश में परिवहन रोक दिया जाता है, पूरी तरीके से लॉकडाउन की स्थिति आ जाती है। कभी ऐसा, जिस देश से हम कोई सामान मंगाते हैं, जैसे मैंने ऊपर के उदाहरण में बताया, युद्ध कर ले वो देश, तो उस केस में भी यहां पर आपूर्ति बाधित हो जाती है। तो ऐसा ना हो, पहली चीज। दूसरी चीज, हम लोग क्रूड ऑयल पे हमारी बहुत ज्यादा निर्भरता है। यहां पर आप देखते हो कि 70% जो इलेक्ट्रिसिटी होती है वो हम कोयले से बनाते हैं। तो यानी कि जो हमारी ऊर्जा की जो आवश्यकताएं हैं, तो जो ऊर्जा की आवश्यकताएं हैं वो अभी भी किस पे डिपेंडेंट रहते हैं, हम लोग डिपेंडेंट रहते हैं अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों पर। ऐसे ऊर्जा स्रोत जो लिमिटेड हैं, जिनसे प्रदूषण उत्पन्न होता है, जिनसे कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन होता है, जिनसे ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती है। तो यहां पर दो कारण हमारे पास बहुत प्रबल हैं। एक कारण तो सप्लाई चेन जो है उसको हमें उस पर निर्भरता कम करनी है। दूसरा कारण, हमें अपने पर्यावरण को भी संरक्षित करना है। तो दोनों ही कारण को अगर आप मिला दें तो हमारी जो ऊर्जा आवश्यकताएं हैं उसकी पूर्ति एक तरीके से हो सकती है, और वो है नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत। अब नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत में कई सारी चीजें आ जाती हैं, जैसे सौर ऊर्जा की बात करें, पवन ऊर्जा की बात करें, सागरीय ऊर्जा की बात करें, भूतापीय ऊर्जा हो गई, या गैस हाइड्रेट्स की बात करें। इसी में से एक आता है खनिज। खनिज से ऊर्जा कैसे मिलेगी? खनिज में यहां पर बात हो रही है रेयर अर्थ एलिमेंट की। रेयर अर्थ एलिमेंट का मतलब होता है ये केवल ऊर्जा ही नहीं देंगे, ये भारत की अर्थव्यवस्था में भी योगदान करेंगे। कैसे? अभी सब बताऊंगा आपको। तो इतनी भूमिका आपको समझ में आ गई। जब आपको इतनी भूमिका समझ में आ गई, अब चलते हैं इस आर्टिकल की तरफ। देखिए, यहां पर क्या बोला जा रहा है कि जिस तरीके से हमारे प्रधानमंत्री का एक लक्ष्य है कि हमको क्या करना है ऊर्जा में, और ऊर्जा में भी कौन सी ऊर्जा? क्लीन ऊर्जा, यानी कि स्वच्छ ऊर्जा की बात हो रही है। उसमें क्या करना है? आत्मनिर्भर बनना है। तो आत्मनिर्भर अगर हमको बनना है तो हमको यही सारे जो रेयर अर्थ एलिमेंट्स होते हैं, जो दुर्लभ मृदा खनिज होते हैं, इस पे दूसरे देशों पर पहली चीज तो निर्भरता कम करनी है। दूसरा, इन्हीं रेयर अर्थ एलिमेंट को अपने देश में इनका उत्पादन और विकास करना है। यह चीज समझ में आई? बट यहां पर राइटर बताते हैं कि यह चीज आसान नहीं है। देखिए, लिखा हुआ है कि ए चैलेंजिंग टास्क। अब यहां पर क्या चुनौतियां हैं, राइटर वो बताते हैं। तो यहां पर सबसे पहली चुनौती वो बताते हैं कि भाई जियोपॉलिटिकल का मतलब होता है भू राजनीतिक कारण है एक यहां पे। कैसा कारण? हमको पता है कि चाइना की बात करें तो रेयर अर्थ एलिमेंट्स जो होते हैं उसमें 90% पूरे विश्व में चाइना का प्रभुत्व है। अच्छा, दुर्लभ मृदा खनिज जो हैं ये होते क्या हैं, जरा इसको एक बार देख लेते हैं। देखिए, दुर्लभ मृदा खनिज, इनका नाम दुर्लभ क्यों है? क्या ये पृथ्वी पर कम मात्रा में पाए जाते हैं? बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। ये पृथ्वी पर बहुतायत मात्रा में पाए जाते हैं, परंतु अब देखिए, मान लीजिए ये एक चट्टान है, इसके अंदर एक दुर्लभ मृदा खनिज है, परंतु वो दुर्लभ मृदा खनिज हम इस चट्टान से निकालें कैसे? एकदम साधारण लेमैन शब्दों में आपको समझा रहा हूं, आप कभी नहीं भूलेंगे। दुर्लभ नाम इसलिए है क्योंकि इस खनिज को हम प्राप्त करने का जो प्रोसेस है, प्राप्त करने की जो प्रक्रिया है, इसको निकालें कैसे, यह बहुत टफ है। ठीक है, तो यह प्रक्रिया जो है, इसमें जो तकनीक लगती है वो हर देश को पता नहीं है, इसलिए इसको बोलते हैं दुर्लभ मृदा तत्व या दुर्लभ मृदा खनिज। चाइना के पास ऐसी टेक्नोलॉजी है और चाइना के पास ऐसे खनिज भी बहुतायत मात्रा में है। दूसरा, अफ्रीका की बात करें, या अफ्रीका में कई सारे देश, जैसे कॉन्गो की बात करें तो वहां पर क्या है, जैसे बेल्ट रोड इनिशिएटिव की बात कर लें, या चाइना ने कई सारे जो गरीब अफ्रीकन देश हैं उनको इतना लोन दिया है, और उस लोन के एवज में वहां की जो खनिज संपदा है उसमें क्या करा है,
उसमें अपना आधिपत्य स्थापित करा है। तो वहां पे अब चाइना के पास, मैंने आपको बताया कि इस खनिज को निकालने की तकनीक है, तो वो उस देश में जाके उस खनिज को निकाल लेता है। तो इस तरीके से भी उसके पास जो खनिज है उसकी आपूर्ति हो जाती है। इतनी बात समझ में आई? तो अब देखिए, तो पहली तो हमारे पास चुनौती यही है कि हमारे पास सबसे बड़ा चैलेंज है भू राजनीतिक कारण। यहां पर एक शब्द यूज हुआ है, मैं आपको दिखाना चाहता हूं, ऑफ टेक एग्रीमेंट। ऑफ टेक एग्रीमेंट का मतलब क्या होता है? आपको याद होगा कोविड 19 की जब वैक्सीन बन रही थी, जिस समय वैक्सीन बनी नहीं थी, अंडर प्रोसेस थी, उस समय कई सारे विकसित देश, यूके, फ्रांस, जर्मनी, इन लोगों ने क्या करा, जो भी कोविड 19 वैक्सीन बनाने वाली कंपनीज थी उनके साथ पहले ही अनुबंध कर लिया, यानी पहले ही कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। क्या कॉन्ट्रैक्ट कर लिया? कि भाई हम इतना पैसा आपको $1 बिलियन दे देते हैं उदाहरण के तौर पे, आप हमको 1 लाख डोजेज जैसे ही बनेंगी तुरंत हमको दे दीजिएगा। तो यानी कि अभी वैक्सीन बनी नहीं है और बनने से पहले ही देशों के कॉन्ट्रैक्ट हो जा रहे हैं कंपनियों के साथ। ठीक वैसा ही ऑफटेक एग्रीमेंट पहले ही देशों ने उन सब देशों के साथ कर लिया है जहां पर दुर्लभ मृदा खनिज पाए जाते हैं। तो यानी कि वहां पर जैसे ही वो लोग खनिज निकालेंगे, सबसे पहले वो क्या कर लेंगे, उन देशों को देंगे जहां पर कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है। तो ये 3 चुनौतियां भारत के सामने राइटर बताते हैं, इतना आसान नहीं होगा। अच्छा, तो ये तो हो गई चुनौती की बात। देखिए यहां पर एक संस्था है CEEW। CEEW जो संस्था है ना, इसने अपनी एक स्टडी करी और उस स्टडी में बताया कि भाई ठीक है, आपने जो चुनौतियां बताई हैं एकदम सही है, बिल्कुल सही है, बट हमारे पास ना इस चुनौती के समाधान भी हैं। यह संस्था एक कुछ समाधान बताती है। तो हम लोग सबसे पहले इस संस्था के बारे में जानते हैं। ये मैंने इस संस्था की ऑफिशियल वेबसाइट से निकाला है, आप इसको जाके देख भी सकते हैं। CEEW, पहले इसका फुल फॉर्म देखते हैं, काउंसिल ऑफ एनर्जी, एनवायरनमेंट एंड वाटर। ये एक बेसिकली इसको कह लीजिए थिंक टैंक की तरह काम करता है, जैसे नीति आयोग है अपना। इसका मेन एम देखिए सबसे लास्ट में लिखा हुआ है, इसको हम लोग पढ़ते हैं। ये क्या करेगा ना, एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। ये क्या करेगा, सिर्फ 3 शब्दों में इसका काम मैं आपको बताऊंगा, यूज, रीयूज एंड मिसयूज। जितना भी भारत में खनिज है या कहीं पर भी खनिज है, उसको किस तरीके से यूज कर सकते हैं, उसको वापस से रिसाइकिल करके कैसे रीयूज कर सकते हैं, और अगर उसका कहीं पर मिसयूज हो रहा है तो उसको कैसे उससे बचाया जा सकता है। यह संस्था बेसिकली भारत सरकार का ध्यान इसी चीज पे ले जाती है। तो इसी संस्था ने इस आर्टिकल में बताया कि भारत जो है वो अभी भी कुछ कदम ऐसे उठा सकता है जिससे कि खनिज के ऊपर जो हमारी निर्भरता है वो दूसरे देशों के ऊपर कम हो सकती है। अब देखिए यहां पर ये क्या बताते हैं, सबसे पहले ये बताते हैं कि क्या करा जाए। सबसे पहले भारत सरकार का काम होना चाहिए कि वो डेटा कलेक्ट करे। कैसा डेटा? देखिए अब हमको पता है कि हमको अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत से कहां पे शिफ्ट होना है, नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत पे। हमको इन सब खनिजों का उपयोग करना है अपनी ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए। तो हमें सबसे पहले अपनी आवश्यकता को निकालना होगा कि कितनी हमारी आवश्यकता है। अगर भाई किसी व्यक्ति को भूख लगी है तो उसको यह तो पता होना चाहिए ना कि उसे कितनी रोटी की भूख है ना। जितनी उसकी आवश्यकताएं हैं वो उसी हिसाब से अपना खाना जो है वो बनाएगा। सेम एज इट इज यहां पर भारत सरकार को सबसे पहले एक एनालिसिस करना चाहिए कि उसकी ऊर्जा आवश्यकताएं कितनी है, कितने खनिज की मात्रा उसको चाहिए, कौन कौन से खनिज चाहिए। तो यह एक सर्वे भारत सरकार को जरूर करना चाहिए। दूसरा, जब डेटा कलेक्ट हो जाए ना तो एक ऐसी टास्क फोर्स बनाओ। टास्क फोर्स का मतलब है कि भाई एक ऐसा आप बॉडी बना दीजिए जिसका काम ही होगा क्या, कि अब जब हमको यह पता लग गया कि हमारी आवश्यकताएं कितनी है तो उस आवश्यकताओं के लिए अब हम लोग नियम कानून बनाना स्टार्ट करेंगे। अब ये जो टास्क फोर्स बनाया जाएगा ना, इसमें क्या करो, आप डिफरेंट डिफरेंट मंत्रालयों को रखो, बहुत सारे मिनिस्ट्री को यहां पे रखो। जैसे कि यहां पर उदाहरण के तौर पे बता रहे हैं, पावर मिनिस्ट्री की बात कर रहे हैं, नवीकरणीय जो ऊर्जा मंत्रालय उसकी बात कर रहे हैं, हैवी इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय। ठीक है, इन सारे मंत्रालयों को इस टास्क फोर्स के अंदर रखो और इनसे बोलो, देखिए साफ साफ लिखा हुआ है 5 ईयर रोड मैप, यानी कि 5 वर्ष का इन मंत्रालयों से बोलो, इस टास्क फोर्स से बोलो कि अपना 5 वर्ष का एक रोड मैप बना लें कि आपको कैसे क्या चीजें करनी है। पहले आपने निकाल लिया कितना करना है और फिर आप बनाओगे क्या करना है। तो ये जब प्रोसेस आप करेंगे ना, इस तरीके से आप काम करेंगे तो आप खनिज को सही दिशा में खोज पाएंगे और अपनी जो खनिज की आवश्यकताएं हैं वो सही दिशा में पूरी कर पाएंगे।
उसके बाद क्या करो, जो आपकी घरेलू इंडस्ट्री है, ठीक है, जो डोमेस्टिक इंडस्ट्री है, उसके साथ मिलकर, यानी कि ये बेसिकली बात कर रहे हैं पीपीपी, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की, तो उसके साथ मिलकर अब अन्वेषण करना स्टार्ट करो, आविष्कार करना स्टार्ट करो, जो खनिज हैं उनको निकालना स्टार्ट करो, उनसे कैसे दुर्लभ मृदा खनिज निकाला जा सकता है, इस पे शोध करना स्टार्ट करो। जो दूसरे देश हैं, जैसे यहां पर बात कर रहे हैं कि दूसरे देशों के साथ, जिस तरीके से चाइना ने कांगो के साथ अपना ये मेमोरेंडम साइन करा है, ऐसे दूसरे देशों के साथ, जैसे अर्जेंटीना के साथ, ऑस्ट्रेलिया के साथ, क्या करो कि यहां पर दूसरे देशों जहां पर दुर्लभ मृदा खनिज बहुतायत मात्रा में है, इनके साथ यही वाला एग्रीमेंट कर लो, ऑफ टेक एग्रीमेंट, कि जैसे ही आप ये खनिज निकालोगे, आप सबसे पहले इतनी मात्रा हमको दोगे। ठीक है, तो जब हम लोग ये करेंगे ना, तो हम अपनी जो खनिज की आवश्यकताएं हैं उसको हम अच्छे से पूरा कर सकते हैं। एक यहां पर इंस्टीट्यूशन की बात बताते हैं, काबिल। एक बार जरा इस इंस्टीट्यूशन पे मैं आपको लेके चलता हूं। ये देखिए, यहां पर क्या हुआ था, 2019 की ये न्यूज है पीआईबी की। यहां पर आपको तीन चीजें ध्यान रखनी है। देखो, तीन पब्लिक इंटरप्राइजेस थे। पहला था राष्ट्रीय एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड, जिसको नालको के नाम से जानते हैं, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड एचसीएल, मिनरल एक्सप्लोरेशन कंपनी लिमिटेड एमईसीएल। इसने क्या करा, ये तीनों कंपनियों ने एक होके किसका निर्माण करा, काबिल का। काबिल बेसिकली क्या है, काबिल का फुल फॉर्म है खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड। काबिल का मेन बनाने का रीजन था, पहली तो चीज याद रखिएगा, प्रारंभिक परीक्षा में पूछ सकते हैं कि कौन से तीन पब्लिक इंटरप्राइजेस हैं जिन्होंने मिलकर इस संस्था का निर्माण करा है, तो ये आपको पता होना चाहिए। दूसरा, जो भी विदेश में जो भी खनिज पाए जाते हैं ना, तो उन खनिजों के बारे में उनकी पहचान करना, उनको खोजना और उससे दुर्लभ मृदा खनिज निकालना, उनका विकास करना, यह सारा काम कौन सी संस्था देखेगी, काबिल देखेगी। जैसे आपने सुना होगा ओएनजीसी के बारे में, तो ओएनजीसी जो है वो भारत में ऑयल एंड गैस को एक्सप्लोर करती है। इसी तरीके से इसकी एक संस्था है ओएनजीसी विदेश लिमिटेड। तो इसका काम क्या होता है कि दूसरे देशों में जाकर जो प्राकृतिक गैस है या जो ऑयल है उसकी खोज करना। उसी तरीके से जो काबिल है, ये भारत के अंदर एक ऐसी संस्था है जो विदेश में जाके खनिजों की पहचान करेगी। तो यहां पर राइटर बताते हैं कि इस संस्था का बहुत बड़ा योगदान होगा भारत में खनिजों के संदर्भ में आत्मनिर्भर होने का। अब देखिए, यहां पर एक शब्द यूज हुआ था, आयातित मुद्रास्फीति। तो आयातित मुद्रास्फीति क्या होती है? अब एक्चुअली में ये शब्द क्यों यूज हुआ, क्योंकि हमने जैसे आपको भूमिका में बताया था, क्रूड ऑयल जो था वो महंगा हो गया, कच्चा तेल महंगा हो गया, जो कोयला था वो महंगा हो गया। तो जब ये महंगा होता है तो भारत के अंदर जब आप अपनी गाड़ियों में पेट्रोल डीजल पड़वाते हैं तो वो चीजें महंगी हो जाती हैं। दूसरा, जब पेट्रोल डीजल महंगा होता है, डीजल बेसिकली महंगा होगा, तो जो और भी सारी चीजें होंगी, जैसे सब्जी, दूध, जितनी सारी चीजें होती हैं, इन सबके प्राइस बढ़ जाते हैं। तो यहां पर कौन सी मुद्रास्फीति होती है? आयातित मुद्रास्फीति। आयातित मुद्रास्फीति का मतलब होता है कि कोई भी वस्तु हम जब बाहर से मंगाते हैं, जब हम उसका आयात करते हैं, और अगर जो आयातित वस्तु है उस वस्तु की कीमत बढ़ी हुई आ रही है, तो जाहिर सी बात है, कोई देश अगर मान लीजिए 100 रुपए में आज पेट्रोल खरीद रहा है, कल को वो पेट्रोल 200 रुपए में खरीदेगा, तो जाहिर सी बात है उस देश के अंदर पेट्रोल महंगा हो जाएगा, जबकि वो करना नहीं चाहता था महंगा। जो आयातित वस्तु है वही उसको महंगी मिल रही है, उस कारण से जो मुद्रास्फीति होती है उसको हम लोग आयातित मुद्रास्फीति कहते हैं। जैसे मैंने आपको बताया, कोविड-19 महामारी के कारण जो आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान हुआ, ठीक है। अब देखिए, यहां पर एक चीज आपको और जाननी होगी, जब यहां पर सप्लाई चेन की बात होती है, तो सप्लाई चेन रेजिलेंस इनिशिएटिव, भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया, इन तीनों देशों ने मिलकर इस इनिशिएटिव को स्टार्ट किया था। सीधा सा मतलब यह था कि भाई यहां पर चाइना को क्या करना था, काउंटर करना था। क्यों? क्योंकि जिस तरीके से बेल्ट रोड इनिशिएटिव में चाइना जो है वो क्या करता है, एक तो सबसे ज्यादा वहां पर मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, और उस मैन्युफैक्चरिंग पे तीनों ही देशों का कुछ ना कुछ चीजों की निर्भरता है उस देश में। दूसरा, वो क्या कर रहा है कि दूसरे देशों को लोन देके जिस तरीके से अपने ऋण जाल में फंसा के और भौगोलिक क्षेत्र पे कब्जा करना, अफ्रीका के जो खनिज है उन पे कब्जा करना। तो अब यहां पर यही हुआ था कि भाई हमको क्या करना है, इस चीज में आत्मनिर्भर बनना है। दूसरा, आत्मनिर्भर तो बनना ही है, उसके अलावा जो दूसरे देश हैं जिनको वो चीजें चाहिए जो चाइना सप्लाई करता है, तो हम भी उन चीजों को निर्यात कर सकते हैं, जिससे कि जो चाइना का प्रभुत्व बढ़ता जा रहा है उसको भी एक कंट्रोल कर पाए। ठीक है। अब जैसे मैंने आपको बताया, दुर्लभ मृदा खनिज की बात अगर कर लें तो पीरियोडिक टेबल में 17 ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनको बोला जाता है। 15 तो लेंथेनाइट सीरीज के हो गए, 2 एलिमेंट और आ जाएंगे, एक स्कैंडिनियम और एक येट्रियम। तो इस चीज को भी ध्यान रखिएगा। अगर भारत की बात करें तो मैंने आपको बताया कि इंडिया रेयर अर्थ लिमिटेड ये इसीलिए स्थापित करी गई थी। दूसरा, मैंने काबिल के बारे में आपको बताया कि काबिल का बेसिकली काम क्या है। ठीक है। यहां पर यह भी चीज याद रखिएगा, जिस तरीके से मैंने आपको बताया था जो ऑफ टेक एग्रीमेंट करने हैं, तो भारत और ऑस्ट्रेलिया के साथ ऑलरेडी
$8 मिलियन की साझेदारी हुई है। और किस चीज को लेके? दुर्लभ मृदा खनिज को लेकर। तो ये जो साझेदारी है निवेश करने की, ये इसी दुर्लभ मृदा खनिज पे दोनों देश मिलकर इनकी खोज करेंगे और इनका विकास करेंगे। जैसे अगर सेरियम की बात करें तो सेरियम क्या होगा? जैसे आपने देखा है कि इसको अगर ना अपने ईंधन में मिलाते हैं तो उससे ना सल्फर जो निकलता है, बेसिकली सल्फर डाइऑक्साइड जो निकलता है, उसकी मात्रा को ये कम कर देता है, जिससे क्या है कि प्रदूषण कम होता है। तो ये मृदा खनिज बहुत यूजफुल है। दूसरा, जैसे नियोडियम की बात करेंगे तो नियोडियम का आपने पता होगा, जो स्पीकर्स होते हैं, आपके हेडफोन्स वगैरह हैं, या जो स्पीकर्स हैं, या इलेक्ट्रॉनिक की जो इंडस्ट्री होती है, या जो मोबाइल की इंडस्ट्री है, उसमें इस दुर्लभ मृदा खनिज का बहुत यूज होता है। सेरियम की बात करें तो इसका तो गाइडेड मिसाइल्स जो होती हैं उसमें यूज होता है। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट खनिज है। इसके अलावा एक चीज और जानिएगा, खनिज सुरक्षा भागीदारी, इसको क्या बोलते हैं? देखिए, अभी आपको पता होना चाहिए, अमेरिका ने 10 और देशों के साथ मिलकर जो एमएसपी संगठन है इसका निर्माण किया है। भारत अभी इसका मेंबर नहीं है, बट भारत को यह कोशिश करनी चाहिए कि वो इस एमएसपी की सदस्यता को प्राप्त कर सके जल्दी से जल्दी। बेसिकली इस ग्रुप में होगा क्या, यहां पर प्राइवेट और पब्लिक यानी कि सरकारी और निजी दोनों क्षेत्रों की कंपनियां जो हैं वो इस चीज में निवेश करेंगी, जो ये दुर्लभ मृदा खनिज होते हैं इनके विकास के लिए, प्लस कोबाल्ट, निकिल, लिथियम, इन सब के विकास के लिए। चलिए अगला आर्टिकल देखते हैं, वो प्रश्न संख्या 15 पे आपको मिलेगा। इसको आप थर्ड पेपर यानी कि अर्थव्यवस्था से जोड़ सकते हैं। जैसा कि आपको पता है कि पिछले कई दिनों से जो नोबेल प्राइज है उनके बारे में चर्चा हो रही है, तो अब जो नोबेल प्राइज बचा हुआ था अर्थव्यवस्था का वो भी दे दिया गया है, बर्नाके, डायमंड और फिलिप। ठीक है, अब मुद्दा क्या है? मुद्दा यह है कि इनको जो अर्थव्यवस्था का नोबेल प्राइज मिला है वो बेसिकली मिला क्यों है? तो यहां पर यह चीज ध्यान रखिएगा, एक तो यहां पर नोबेल प्राइज दिया गया है किस लिए? जो फाइनेंशियल क्राइसिस यानी कि आर्थिक जो संकट आया था 2007-8 में, उसको किस तरीके से कंट्रोल करा गया, उस पर काम किया है बर्नाके ने। उसके अलावा दूसरा यहां पर शब्द जो यूज हुआ है बैंक फेलियर का, यानी कि बैंक जो फेल होते हैं तो उसके बारे में, उससे कैसे कंट्रोल करा जा सकता है, कोई भी देश कभी भी अपने बैंक को कैसे फेल होने से बचा सकता है, तो उसमें शोध करा है और उसमें अपने कॉन्सेप्ट दिए हैं। इस वजह से ये दो विषय याद रखिएगा, एक तो फाइनेंशियल क्राइसिस का और दूसरा बैंक फेल्योर से किस तरीके से निपटा जा सकता है उसमें। तो इन दो महत्वपूर्ण विषयों में शोध करा गया है, इस वजह से इनको नोबेल प्राइज मिला है यहां पर। ठीक है, अब देखिए यहां पर एक शब्द यूज हुआ, बैंक रन की बात जो करी जा रही है उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं, या बेसिकली बैंक फेल्योर जो होता है वो क्या चीज होती है। देखिए यहां पर यह बताया गया कि कभी भी ना किसी भी देश में, जैसे मान लीजिए कोई अफवाह उड़ गई या कुछ ऐसा र्यूमर हुआ कि कोई एक बैंक था, फॉर एग्जांपल एक्स एक बैंक है, अब कई सारे व्यक्तियों का पैसा क्या होता है यहां पर डिपॉजिट होता है, तो मान लीजिए इनको लगता है कि ये जो बैंक है ये कुछ समय के बाद इसकी स्थिति ऐसी हो जाएगी कि ये दिवालिया घोषित हो जाएगा और ये इनका पैसा वापस नहीं कर पाएगा। तो ऐसी अफवाह जैसे ही मार्केट में उड़ती है तो मार्केट में क्या होता है कि हर व्यक्ति अपना पैसा जाके यहां से क्या करने लगेगा, निकालने लगेगा। अब देखो ध्यान से, बैंकों की कमाई कैसे होती है, बैंक कमाते कैसे हैं? जो हम लोग पैसा बैंक में डिपॉजिट करते हैं, ठीक है, मान लीजिए ए व्यक्ति है इसने 100 रुपए दिया, बी व्यक्ति है इसने 200 रुपए दिया, तो ये जो 300 रुपए बैंक के पास है तो बैंक अपने पास थोड़ी ना रखेगा, ये बैंक क्या करेगा, ये लोन दे देता है। अब लोन जिसको देता है वो इसको क्या देते हैं, ब्याज। ठीक है, 100 रुपए लोन दिया तो इसने 110 रुपए इसको वापस करे तो 10 रुपए का यहां पे बैंक को प्रॉफिट हो गया, उसी से बैंक अपने खर्चे निकालता है। अब मान लीजिए हर व्यक्ति बैंक से जाके अपना पैसा निकाल ले तो बैंक के पास यहां पे कुछ पैसा ही नहीं बचेगा, तो बैंक लोन नहीं दे पाएगा, तो बैंक की कमाई नहीं होगी। अब बैंक के अंदर काम करने वाले कर्मचारी, बैंक की बिजली का खर्चा, बैंक के जो स्टेशनरी होती है या और भी जो खर्चे होते हैं वो सब खर्चे निकलेंगे नहीं। उस केस में अब बैंक को लगेगा कि हम क्या कर रहे हैं, अब हम चलाने की स्थिति में नहीं आएंगे, तो अब बैंक या तो बंद होते हैं या अपना दिवालिया घोषित हो जाते हैं। ठीक है, ये तो हो गया एक केस। दूसरा केस, बैंक क्या करते हैं, जैसे मैंने आपको बताया लोन देते हैं। अब जैसे बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं जो बहुत बड़े अमाउंट में यहां पे लोन उठाती हैं। अब मान लीजिए कंपनी को हो गया घाटा, ये बैंक की जो किस्त है वो चुका नहीं पा रही हैं, तो अब इन्होंने बैंक से बोला कि भाई हमको प्रॉफिट हुआ नहीं है, हम आपका पैसा वापस नहीं कर पाएंगे। तो फिर आपको पता है कि ये क्या हो जाता है, ये हो जाता है एनपीए, जिसको गैर निष्पादित आस्तियां बोलते हैं। जब गैर निष्पादित आस्तियां हो जाती हैं तो मान लीजिए बैंक ने 1 करोड़ रुपए किसी कंपनी को दिया, 1 करोड़ रुपए किसी दूसरी कंपनी को दिया, इस तरीके से जो ये इनका पैसा एनपीए घोषित हो गया। तो जब एनपीए घोषित हो गया उस केस में भी बैंक क्या हो जाएगा, बैंक के पास पैसा नहीं रहता है तो वो दिवालिया घोषित हो सकता है। तो दोनों ही केस में जो जनता होती है वो कोशिश करती है कि अपना पैसा बैंक से निकाल ले। अब बैंक से पैसा निकालने का ही मतलब हो जाता है कि बैंक क्या कर गया, फेल कर गया। तो इसी प्रॉब्लम को यहां पर बताया गया है कि कैसे जो
देश हैं वो कंट्रोल कर सकते हैं। तो यहाँ पर अभी अभी के लिए सिंपल जान लीजिए कि इन्होंने यहाँ पर ये बताया कि जो भी देश होता है ना, वो अपनी जनता को गारंटी दे। किस चीज की गारंटी दे? कि भाई आप जो ना अपना पैसा बैंक से मत निकालो, हम आपको गारंटी देते हैं आपका पैसे का कोई नुकसान नहीं होगा, 1 रुपए का भी आपको। ठीक है, अगर देश की जो सरकार है वो अगर इस टाइप की गारंटी अपनी जनता को देगी ना, तो जनता को एक भरोसा होगा, तो वो अपना पैसा निकालेगी नहीं, तो बैंक के पास भी पैसा बचेगा। अब ये बैंक जो है वो पैसे को लोन में दे सकता है, तो बैंक के पास कुछ ना कुछ पैसा आएगा। तो यहां पर इस कॉन्सेप्ट की बात हो रही है। अगला आर्टिकल देखिए, प्रश्न संख्या 16 पर आपको मिलेगा। इसको आप थर्ड पेपर से जोड़ सकते हैं आर्थिक विकास से। देखिए यहां पर बात हो रही है स्पेस इकोनॉमी की, यानी कि अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था की। अब जाहिर सी बात है यहां पर एक फैक्ट ये निकला हुआ है, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको जान लीजिएगा। 2025 तक $13 बिलियन की इकोनॉमी का लक्ष्य है यहां पर। ठीक है, ऐसा बोला जा रहा है कि हमको क्या करना है, 2025 तक $13 बिलियन की केवल अर्थव्यवस्था का योगदान किस चीज में करना है? अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था में। देखिए यहां पर जानने वाली चीजें, पहली तो ये हो गई, जो रिपोर्ट है ये निकाली किसने? उस संगठन का नाम है इंडियन स्पेस एसोसिएशन। एक बार सबसे पहले इस संस्था पे नजर डालते हैं, ये आपकी प्रीलिम्स की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। अब देखिए इंडियन स्पेस एसोसिएशन की आप ऑफिशियल वेबसाइट में जाएंगे तो आपको मिलेगा। अब यहां पर लिखा हुआ है अबाउट अस, यानी इनके बारे में, बेसिकली ये काम क्या करते हैं। तो देखो ये भारत के अंदर एक ऐसी संस्था है जो काम करती है निजी क्षेत्र के लिए। कैसे? अब मान लीजिए निजी क्षेत्र में बात करते हैं टाटा की। टाटा जो है वो अपना एक सैटेलाइट लॉन्च करना चाहता है इसरो के माध्यम से। तो अब इंडियन स्पेस एसोसिएशन क्या करेगा? इनके सैटेलाइट को लॉन्च करवाएगा इसरो के माध्यम से। यह काम है इसका। निजी क्षेत्र में टाटा की बात कर लें और भी किसी भी कंपनी की बात कर लें, वो अगर अपना किसी भी प्रकार का कोई स्पेस से संबंधित काम करना चाहते हैं तो उस काम को सुचारू रूप देने के लिए यह संगठन अपना काम करता है। ठीक है, तो यह कोलैबोरेशन करेगा सरकार के बीच में और प्राइवेट जो कंपनीज हैं उनके बीच में। इस चीज को ध्यान रखिएगा। अब देखिए यहां पर जो स्पेस इकोनॉमी की बात हो रही है, थोड़ा इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो स्पेस इकोनॉमी का मतलब क्या होता है? अर्थव्यवस्था का मतलब क्या है यहां पर? इससे हम पैसा कैसे बना सकते हैं? अब देखिए अगर आप इसरो की बात करें तो आज इसरो का वर्ल्ड में एक अपनी एक छवि है, वर्ल्ड में इसरो का अपना एक लेवल है। ठीक है, जब हम लोग शुरुआत कर रहे थे उसके बाद से लेकर आज तक आप देखोगे, चाहे वो IRNSS की बात कर लें, PSLV की बात कर लें, GSLV की बात कर लें, क्रायोजेनिक इंजन, चंद्रयान, मंगलयान, अब हमारा प्रोजेक्ट गगनयान का है, तो एक बहुत सक्सेसफुल यात्रा रही है इसरो की। दूसरे देश हमको कॉन्ट्रैक्ट देते हैं कि उनके सैटेलाइट्स हम लोग लॉन्च कराएं। हम लोगों ने अभी अभी प्रक्षेपण करा SSLV का, हालांकि वो प्रक्षेपण अंतिम मोमेंट पे फेल हो गया, बट हमने कम से कम इस चीज को हासिल करने में जो इसके पीछे तकनीक थी उसको पा लिया। तो अब SSLV से हमको और भी ज्यादा जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं विदेशों के मिलने लगेंगे, तो उससे और ज्यादा पैसा हमारे पास आने लग जाएगा। तो बेसिकली यहां पर स्पेस जो इकोनॉमी है वो इन्हीं सब चीजों से संबंधित है। यानी कि हमें कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा किस चीज का? एक तो लॉन्चिंग का, दूसरे देशों से या प्राइवेट कंपनीज से। अब SSLV को बनाने के पीछे मकसद ही यह था कि भाई ये स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल होता है, यानी कि जो कंपनीज होती हैं वो छोटे छोटे से अपने सैटेलाइट भेजना चाहती हैं, तो वो PSLV GSLV अब उसको बनाने में भी टाइम लगता है। दूसरा, जब कई सारे सैटेलाइट आ जाएंगे हमारे पास उसके बाद हमको PSLV लॉन्च करना पड़ता है। जबकि SSLV के साथ प्लस पॉइंट ये है कि जो छोटे सैटेलाइट्स हैं उन्हीं को हम लोग त्वरित मात्रा में लॉन्च कर सकते हैं, तुरंत समय में लॉन्च कर सकते हैं। तो यहां पर एक तो लॉन्चिंग का हमारे पास रास्ता खुल जाएगा। दूसरा, अब चूंकि हमने खुद से PSLV बनाया, ये जितने लॉन्चिंग रॉकेट व्हीकल्स थे हमने खुद से बनाए, क्रायोजेनिक इंजन हमने खुद से बनाया, अभी हाल ही में हमने क्रायोजेनिक की फैसिलिटी का स्थापना करी। तो जो मैन्युफैक्चरिंग है लॉन्च व्हीकल्स की, उनका भी कॉन्ट्रैक्ट किसको मिल सकता है? हमको। उसके साथ साथ चूंकि जो भी देश मैन्युफैक्चरिंग किसी भी प्रोडक्ट की करता है तो जाहिर सी बात है उसे उस प्रोडक्ट के बारे में उसका ABCD पता होता है, तो उसकी सर्विसिंग का भी जो कॉन्ट्रैक्ट है वो हमें मिल सकता है। तो यहां पर लॉन्चिंग की बात करें, मैन्युफैक्चरिंग की बात करें या सर्विसिंग की बात करें, इन तीनों के कॉन्ट्रैक्ट जो हैं वो इसरो को मिलेंगे। उससे हमारी जो अर्थव्यवस्था में योगदान होगा, यानी कि जो प्राइवेट कंपनीज हैं, अब भारत में आप देख रहे हो जिस तरीके से बात करी जा रही है एयरटेल की, ठीक है, एयरटेल के साथ साथ टाटा की बात करें, टाटा के अंदर भी जो इसकी संस्था है नेल्को के नाम से, या L&T लॉर्सन एंड टूर्बो का जो कंपनी है, वो सब ये जो मैंने अभी आपको कंपनी बताई है इंडियन स्पेस एसोसिएशन, इसके भागीदार हैं। तो यानी कि ये सब कंपनियां आने वाले
आप सालों में सुनोगे टाटा, एयरटेल, एल&टी ये सब अपने अपने सैटेलाइट लॉन्च करेंगी, और ये लॉन्च इसीलिए कर पा रही है क्योंकि इसरो ने ऐसा विकल्प खोल दिया है। तो उसी चीज को हम लोग क्या बोल रहे हैं, स्पेस इकोनॉमी, जो 2025 तक हमें $13 बिलियन तक करनी ही करनी है। चलिए आज मैं आपसे दो प्रश्न पूछता हूं। पहला प्रश्न है RZ1/Matrix-M1 ये क्या है? दूसरा है लीड आईटी पहल, ये एक इनिशिएटिव है, ये क्या है? कमेंट करके इसका उत्तर दीजिएगा। चलिए मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न पर नजर डालते हैं। पहला प्रश्न, यूक्रेन में रूसी आक्रमण के प्रति भारत की प्रतिक्रिया क्या होनी चाहिए? एक आपको इसके बारे में अपने शब्दों पे लिखना है। आपूर्ति श्रृंखला लचीलापन से आप क्या समझते हैं? जापान की नई प्रस्तावित आपूर्ति श्रृंखला लचीलापन SCRI और भारत पर इसके प्रभाव के बारे में विस्तार से चर्चा करें। दोनों ही प्रश्नों को लिखने का प्रयास करिएगा। आज के सत्र में बस इतना ही रखते हैं। मैं आशा करता हूं आज का जो सत्र है वो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले सत्र में कुछ नए आर्टिकल्स के साथ। तब तक अपनी पढ़ाई करते रहिएगा, स्वस्थ रहिएगा और अपने माता पिता का बहुत सारा ध्यान रखिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।